शिवसेना से जब अलग हुए तो उसी सिंबल को लेकर, उसी पहचान को लेकर वो अपनी राजनीति जमाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे का ही माना गया। अब शिवसेना दो भागों में और बट गया है, वो अलग चीज़ है। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वही सही है। कानून के साथ ही आप उन पर दबाव बनाइए, जोर डालिए और इस मुद्दे को लेकर चलिए। अब कानून तो ये नहीं कहता कि हम ज़बरदस्ती उनसे मराठी बुलवाएं। 2024 में शास्त्रीय भाषा के तौर पर भी संरक्षित किया गया है, मराठी को घोषित किया गया है। शिंदे भी एक आ गए हैं, वो भी मराठी के प्रतीक हैं। देवेंद्र फडणवीस हैं ही हिंदुत्व के मुद्दे पर, और ये गठबंधन जो सरकार में है तो वो भी मराठी के मुद्दे पर ही है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ सहयोगी आनंद विजय सिंह। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की, जहां बीते 10 सालों से हिंदुत्व का मुद्दा राजनीति में छाया रहा, काबिज रहा। ये गलत नहीं होगा कहना, लेकिन एक बार फिर से मराठी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वजह एमएनएस द्वारा मराठी भाषा के बोलचाल में या लिखने पढ़ने में, ज़्यादातर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में या फिर जिस भी जगह कार्य हो रहा हो, मराठी भाषा का प्रयोग हो। इसको लेकर के पैरवी भी की जा रही है। कुछ मारपीट के प्रकरण भी सामने आए, और तो और बैंकों को चेतावनी दे दी गई कि अभी तो फूल दे रहे हैं, लेकिन अगर अपने कार्य में आपने मराठी भाषा को इंक्लूड नहीं किया तो आगे पत्थर मिलेंगे। मतलब इसे चेतावनी समझिए। इतने तक की बात रह जाती तो ठीक था, लेकिन अब शिवसेना युवती भी इसी राह पर है। आनंद दुबे जो शिवसेना के उत्तर भारत के प्रमुख हैं, उन्होंने भी यही कहा और एक पोस्टर लगा दिया, मराठी सिखाएंगे लेकिन प्यार से। मतलब हम धमका करके नहीं, लेकिन प्यार से मराठी सिखाएंगे। यानी मराठा भाषा को लेकर के, मराठी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में ये जो दोनों पार्टियां हैं जो धीरे धीरे हाशिए पर चली गई, एमएनएस भी और शिवसेना यूबीटी भी, उसका जो हश्र है वो सभी जानते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर महाराष्ट्र में सियासत में चमकते रहना है तो कोई तो मुद्दा चाहिए, और ये पुराना परखा हुआ मुद्दा है। पहले भी एमएनएस इसी से अस्तित्व में आया। ये बात अलग है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर दब गए, लेकिन फिर से उसी मुद्दे को धार देने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब दोनों लोग एक साथ थे, शिवसेना में थे, तो मराठी मानुष का करके वो चलता था इन लोगों का, और उसका बहुत फ़ायदा भी इनको मिला था। दूसरी तरफ उत्तर भारतीय जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उन लोगों को ये लोग निशाना बनाते थे। मारपीट का दौर भी होता था और कई इस तरह की घटनाएं भी हुई। तो राज ठाकरे उस एक सिंबल बनते जा रहे थे। शिवसेना से जब अलग हुए तो उसी सिंबल को लेकर, उसी पहचान को लेकर वो अपनी राजनीति जमाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे का ही माना गया। अब शिवसेना दो भागों में और बट गया है, वो अलग चीज़ है। अब राज ठाकरे फिर से, निगम का वहाँ पर चुनाव होने वाला है, बीएमसी का, तो वहाँ पर उस बीएमसी के चुनाव में अपने आप को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में उनका बेटा चुनाव लड़ा, हार गया, वो एक बड़ा झटका उनके लिए था। तो अब उसमें फिर से अपनी एंट्री के लिए, और चूँकि अब उनका बेटा भी राजनीति में आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम उसी लाइन पर चलें और मराठी लोगों के सपोर्ट से हम कुछ सीटें निकाल सकें। तो वही अब कर रहे हैं। बैंक में गए, बैंकों के अधिकारियों को उन्होंने कहा कि आप मराठी में काम कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो अभी हम फूल दे रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया, और बाद में हम पत्थर देंगे। और ये जवाब में आए, उतर कर आए कि हम प्यार से मराठी सिखाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि राज ठाकरे क्या फिर से वही जो कह सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव राजनीति मराठी को लेकर के, मराठी भाषा के साथ में करते हैं, वो इसी के लिए जाने भी जाते हैं, और इसी की वजह से वो पॉपुलर भी हुए थे। उद्धव ठाकरे यहाँ पर प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो यही कह रहे हैं। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे के पास भी अब कोई सियासी मुद्दा नहीं बचा है, और उनको पता है कि जांचा परखा हुआ है, और इस मुद्दे ने उन्हें महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी मजबूत भी किया। कांग्रेस को हटा करके शिवसेना लंबे समय तक महाराष्ट्र की सियासत में काबिज रही, लेकिन फिर हिंदुत्व का मुद्दा आया और मराठी मुद्दा कहीं ख़त्म हो गया था। उसे फिर से 10 साल बाद रिवाइव करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ पब्लिक रिलेटेड महत्वपूर्ण विकास के मुद्दे नहीं हैं? पहले भ्रष्टाचार से सफाया किया गया था दूसरी पार्टी का, लेकिन बाद में सब कुछ बदलता चला। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर बाला साहब ठाकरे को देखा जाता था, वही उनकी राजनीति का आधार भी था शिवसेना का। लेकिन जब बीजेपी से अलग हुए और फिर कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ गठबंधन में जब उद्धव ठाकरे आए, सरकार बनी, तो
ये इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हुई कि कहाँ गया वो हिंदू वाली जो राजनीति है उनकी। और बीच बीच में हमेशा, अभी जब वक्फ पर चर्चा हो रही थी तो आपने देखा होगा राज्यसभा में जब प्रफुल्ल पटेल बोल रहे थे तो संजय राउत को उन्होंने निशाने पर भी लिया और बड़ा मजाक उड़ाया संजय राउत को कि आज वो साफ साफ बोलते दिखाई नहीं दे रहे हैं, फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं इसका। तो अब इस पे राज ठाकरे भी अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ज़रूर ऐसा है कि कुछ लोगों को प्रभावित तो ज़रूर करेंगे। वहाँ पर बीएमसी का चुनाव होने वाला है। हाँ, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में अगर वो मुद्दा उठता है तो नुकसान अगर किसी को होगा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान होगा। तो इसके लिए उस पूरे मामले को हाईजैक करने की ये कोशिश चल रही है फिलहाल बीएमसी को ही नज़र में रखते हुए। और अपना जो हिंदुत्व वाला जो चेहरा है, एजेंडा है, जिसको लेकर आलोचना उद्धव ठाकरे की होने लगी है, उसको फिर से इसी के ज़रिए वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करते हुए ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि राज ठाकरे सफल न हो और उसको दूसरे अंदाज में लेकर चलें कि मराठी भी नाराज़ न हो, उनके साथ हम दिखाई दें और उत्तर भारतीय जो हैं उनको भी हम अपने साथ रखें। तो ये कोशिश ये है कि हम अपनी पहचान फिर से उस रूप में बनाएं जिस रूप में शिवसेना का। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा के साथ प्रेम और उसके प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी नहीं रहे, ये हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए आप कानून के ऊपर चले जाएं, कानून को भी बाईपास कर दें, ये नहीं होगा और एक्शन देखने को मिलेगा। जिस समय राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की सियासत में मराठी मुद्दे को प्राथमिकता दी और उस पर उनकी राजनीति खूब चमकी भी, वो एक सितारे के रूप में महाराष्ट्र की सियासत में चमकने लगे, उनको नेशनल लेवल पर भी पहचान मिल गई थी एग्रेसिव नेता के रूप में। इस बार वो वैसा नहीं होने जा रहा है। जो बीते 2-3 किस्से हुए, मसलन बैंक्स में जब उन्होंने धमकी दी या डी मार्ट में जाकर के मारपीट की या पवई में एक सोसाइटी गार्ड के साथ मारपीट की, तो पुलिस ने एक्शन लिया। पहले होता था कि क्योंकि ये कुनबा एकजुट था मराठी के मुद्दे पर, तो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय और पूर्वांचली जो खास करके हैं वो बहुत परेशान होने लगे थे। कुछ लोगों ने तो वापसी की भी यहाँ पर अटेम्प्ट्स किए भी और कुछ वापस हो भी गए। इस बार वैसा नहीं होगा, हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे से कह दिया है कि ये किसी को भी परमिशन नहीं है कानून हाथ में लेना। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस लिहाज से उनका ये बयान इस तरह का ही आएगा। अंदर चाहे भले जो राजनीति हो, सियासत जो रास्ता वो अपनाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है वही सही है। कानून के साथ ही आप उन पर दबाव बनाइए, जोर डालिए और इस मुद्दे को लेकर चलिए। अब कानून तो ये नहीं कहता कि हम ज़बरदस्ती उनसे मराठी बुलवाएं। और बैंक को अगर इन्होंने जो बात कही, बैंक में जाकर उन लोगों से कहा, तो बैंक राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जो ट्रांसफर्स भी जो होती हैं वो तो देश के हर हिस्से से होती हैं। कोई बिहार का भी है, वो भी महाराष्ट्र में जाकर के नौकरी कर सकता है, दिल्ली वाला भी जा सकता है, साउथ इंडिया का भी जा सकता है। तो ऐसे में सिर्फ मराठी भाषा को थोपना, अगर मान लीजिए किसी ने स्लिप भर के दी मराठी भाषा में और वो व्यक्ति बंगाली है या साउथ इंडियन है जिसे मराठी नहीं आती, तब तो हो गया काम। ऐसे तो फिर गड़बड़ियाँ शुरू। बिल्कुल, वो उतनी जानकारी उन लोगों को होनी चाहिए, और वो जानकारी लेते भी हैं जब किसी गैर हिंदी भाषी स्टेट में जाते हैं, तो कि कुछ समझ लें, वहाँ की भाषा बोल नहीं पाए, लेकिन अगर कोई मराठी में बोलता है तो कुछ समझ लें, और उतनी जानकारी उनकी होती है। और इसी को लेकर ये जो चल रहा है, मुख्यमंत्री ने जो कहा, और देखिए 2024 में शास्त्रीय भाषा के तौर पर भी संरक्षित किया गया है, मराठी को घोषित किया गया है। तो अब भाषा है, उस पर जोर लोगों को दें। हाँ, इंक्लूड करना, इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि एक मैकेनिज्म दें कि बैंक में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो मराठी भाषा का जानकार हो, ताकि अगर कोई स्थानीय व्यक्ति जिसे हिंदी और अंग्रेजी में सहजता नहीं है तो उसकी मदद के लिए मराठी भाषा का ज्ञाता वहाँ पर हो सकता है। लेकिन थोपना, जो सियासत राज ठाकरे फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाओं का दौर गर्म है। आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने जिन निगम चुनावों का जिक्र भी किया, कितना प्रतिशत फ़र्क पड़ेगा, खास करके जिन इलाकों में, उनमें कुछ अर्बन एरियाज़ भी शामिल हैं और वहाँ पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी नौकरी करते हैं, आबादी है वहाँ पर 20 से 30% तो है। तो ऐसे में कितना फ़र्क पड़ने वाला है? और उद्धव ठाकरे
जो मुद्दे तलाश रहे हैं, दूसरों के मुद्दों को हाईजैक कर रहे हैं, खुद के पास कुछ बचा नहीं है, खुद की सियासत पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है, उनका भविष्य क्या देखते हैं? लास्ट अब मुझे ये नहीं लगता कि इसका कोई ख़ास असर पड़ेगा, क्योंकि ये राज ठाकरे इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी अपनी हैसियत पता चल गई है। मुंबई से उनका बेटा भी लड़ा, मुंबई के एक विधानसभा क्षेत्र से, और उसको भी जीत नहीं मिली, तो आप समझ सकती हैं कि इसका कोई अब आधार नहीं रहा। मुद्दे बदलते जा रहे हैं और उन्हीं में से अब ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका, क्योंकि अब शिंदे भी एक आ गए हैं, वो भी मराठे के प्रतीक हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं ही हिंदुत्व के मुद्दे पर, और ये गठबंधन जो सरकार में है तो वो भी मराठी के मुद्दे पर ही है, तो वो अभी नहीं। अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सियासत की बात की जाए तो ठीक है, देवेंद्र फडणवीस डायरेक्ट बहुत एग्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि वो बतौर सीएम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्हें कुछ तो सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि जो उत्तर भारत या जो दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं वो खुद को एक बार फिर से महाराष्ट्र में इनसिक्योर ना समझे, खास करके मराठी के मुद्दे को लेकर के इनसिक्योर ना हो, जिसकी चेतावनी और धमकी राज ठाकरे ने दी और मोहब्बत के जरिए सिखाने की बात उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है। आप इस विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आनंद जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।